मैं अपने यूट्यूब चैनल लास्ट टेस्टिंग पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सीआरपीसी में जो 125 से लेकर 127 तक का मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है, उनके विषय में चर्चा करूंगा। सेक्शन 125 में के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। वो आप अपने वो आप यूट्यूब पर जा करके चेक कर सकते हैं और उसको वॉच कर सकते हैं। आज मैं सेक्शन 126 और सेक्शन 127 के ऊपर चर्चा करूँगा। सेक्शन 126 जो है वो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग में अगर कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में बताया गया है। प्रोसीजर अंडर सेक्शन 125 may be taken against any person in any district where he or his wife resides, where he last resided with his wife, or the case may be with the mother or the illegitimate child। यानी कि क्लास 1 में ये बताया गया है कि ये 125 का जो मुकदमा है वो कहाँ किया जा सकता है। पहला बताया गया है यानी कि पत्नी जो है वो ये मुकदमा कहाँ कर सकती है, जहाँ वह है या जहाँ वह या उसकी पत्नी निवास करती है, या जहाँ अंतिम बार यथाचित पत्नी के साथ या अधर्मस्थ संतान की माता के साथ निवास किया। क्लास 2 में बताया गया है कि ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his person attendance is dispensed with in the presence of his pleader and shall be recorded in the manner prescribed for the same। इस कार्रवाई में सब साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध भरण पोषण के संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है अथवा उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से अगर अभिमुक्ति दी गई है तब उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति से अभिलेखित किया जाएगा जो सम्मान मामलों में विविध है। तो क्लास 2 में ये बताया गया है कि जो 125 की जो ट्रायल होगा वो वैसे ही होगा जैसे कि सम्मान ट्रायल होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये बताया गया है कि अगर जब उसमें जो है एविडेंस लिया जाएगा तो अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। ये बात यहाँ पर भी लिखी हुई है और इसके अलावा सेक्शन 273 सीआरपीसी में भी इसकी चर्चा की गई है। वो मैं आगे जब सेक्शन 273 सीआरपीसी पढ़ूंगा तब मैं उस पर पुनः चर्चा करूँगा। इसके नीचे एक प्रोविजन जोड़ा गया है, उसमें यह बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट if the magistrate is certified that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte and may order so made may be set aside for the good cause shown on an application made within 3 months the date of thereof, subject to the such term include term as to payment of cost to opposite party as the magistrate may think just and proper। यानी कि ऊपर जो उन्होंने ये कह दिया है कि अभियुक्त की उपस्थिति में ही साक्ष्य लिए जाएंगे, यानी कि जब साक्ष्य लिया जाएगा तभी ऑर्डर होगा, परंतु नीचे उसका जो है एक अपवाद बता दिया है। उसमें एक ये कह दिया गया है कि यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भरण पोषण के संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है, तामीली से जानबूझ के बच रहा है, अतः न्यायालय में हाजिर होने के लिए जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट मामलों को एक पक्षीय रूप से सुनने के और अवधारणा करने के लिए अग्रसर हो सकता है और वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए वो आदेश कर देगा कि एक्स पार्टी इसका मुकदमा सुना जाएगा। अब इस एक्स पार्टी ऑर्डर को 3 महीने के अंदर अंदर किसी अच्छे कारण से कि वो चाहे तो और उसमें विरोधी पक्षकार के खर्चों के संदाय के बारे में भी ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट यदि न्यायोचित समझे तो उस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकता है। यानी कि इसी प्रोविजो में ही इसको एक्स पार्टी ऑर्डर की भी बात कही गई है और विद इन 3 मंथ उसके सेटिस्फाइड होने की बात भी कही है फॉर द विद द बेसिस ऑफ गुड रीजन। अब क्लास 3 में बताया गया है द कोर्ट इन डीलिंग विद द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 शैल हैव पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू कार्ड में बी जस्ट। यानी कि कॉस्ट करने की पावर जो होती है 125 के मुकदमे में, ये 126 सब क्लास 3 में बताई गई है। क्या बताया गया है? धारा 125 के आवेदन की कार्यों में न्यायालय की शक्ति होगी वो खर्च के बारे में ऐसा आदेश दे जो कि न्याय संगत। अब इसके संदर्भ में एक केसला है विजय कुमार प्रसाद बनाम बिहार राज्य व अन AIR 2004 SC 2123। इसमें ये बताया गया है पिता या माता द्वारा भरण पोषण का दावा करने हेतु आवेदन पत्र को उस स्थान पर दाखिल किया जाना चाहिए जहां वह व्यक्ति निवास कर रहा है जिससे भरण पोषण का दावा किया गया है। अब 127 में जो इसके अगले जो सेक्शन है 127
उसमें बताया गया अल्ट्रेशन इन अलाउंसेस, यानी कि जो 125 पे अगर कोई ऑर्डर हो गया मेंटेनेंस का, कि मान ली 5,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस ऑर्डर का हो गया, अब बाद में जो है अगर हस्बैंड पक्ष ये चाहता है कि नहीं साहब इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, या फिर वाइफ ये चाहती है कि उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, वाइफ निश्चित सी बात से वो 5,000 की जगह 7,000 करना चाहिए, और हस्बैंड 5,000 को जो है या तो 2,000 करना चाहिए या फिर समाप्त करने की बात कहेगा। तो यहाँ पर सेक्शन 127 में अल्ट्रेशन इन अलाउंसेस की बात कही है। क्या कहा गया, इसको रीड करते हैं। क्लास 1 में कहा गया है, ऑन ए प्रूफ ऑफ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 ए मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और अंतरिम मेंटेनेंस or order under the same section to pay a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father or mother as the case may be, the estate may make such alteration as is increase in the allowances for the maintenance or the interim maintenance as the case may be। क्या कहा गया है, धारा 125 के अंदर भरण पोषण के लिए अथवा अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या यथायथी अपनी पत्नी या संतान, पिता या माता के भरण पोषण मासिक भत्ता देने के लिए उस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की परिस्थिति में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट अंतिम भरण पोषण के लिए यथास्थिति भत्ते में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पर अंतरिम भरण पोषण के लिए या फिर यथास्थिति भत्ते में परिवर्तन की बात कब हो सकती है, जब उस जो पहले जो ऑर्डर किया गया था उसकी परिस्थिति में तब्दीली आ गई हो और ये बात साबित हो गई हो। क्लास 2 में कहा गया है, वेर इज अ पे टू द मजिस्ट्रेट दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, सिविल कोर्ट, एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 shall be cancelled or varied, he shall cancel the order as the case may be, vary the same accordingly। क्लास 2 में बताया गया, द मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अधीन यदि कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना है, वहाँ यथास्थिति उस आदेश को तदनुसार रद्द या परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है। क्लास 3 में बताया गया, वेयर एनी ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 125 इन फेवर ऑफ द वुमन हु हैज बीन डिवोर्स और इज ऑब्टेन ऑफ डिवोर्स हर हस्बैंड द मजिस्ट्रेट शैल इफ ही सेटिस्फाइड दैट। क्या है, क्लास ए में बताया गया, द मून हैज आफ्टर द डेट ऑफ द डिवोर्स रीमैरिड कैंसल सच ऑर्डर एज फ्रॉम द डेट ऑफ द रीमैरिज। जहां 125 के दिन अधीन कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में किया गया है जिसे पति ने उसके विवाह विच्छेद कर लिया हो या जिसने विवाह से विच्छेद प्राप्त कर लिया हो, या जहां मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि उस स्त्री ने विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया हो, वहां वह ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। ठीक है। अब इसे आगे बताया गया, उस स्थिति ने ऐसे विवाह की तारीख के पश्चात अब कब रद्द करेगा इस ऑर्डर को इस तरीके से रद्द करेगा। किसी क्लास ए में बताया गया है कि उस स्थिति ने विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनः विवाह कर लिया हो, तो वह ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। यानी कि अगर उस वाइफ ने अगर रीमैरिज कर ली हो तो ये मेंटेनेंस के ऑर्डर को रद्द कर दिया जाएगा। क्लास बी में बताया गया, द वुमन हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाय द हस्बैंड एंड शी हैज़ रिसीव्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ द सेड ऑर्डर द होल ऑफ द सम व्हिच अंडर एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू द पार्टीज वाज पेबल टू सच डिवोर्स कैंसिल सच ऑर्डर। नंबर 1, in the case where such sum was paid after such order from the date on which the order has been paid, in any other case from the date of expiry of the period, if any, for the which maintenance has been actually paid by the husband to the woman। उस स्त्री के पति ने जिसने विवाह विच्छेद कर लिया हो, उस स्त्री के उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात वह धनराशि प्राप्त कर लिया, पक्षकार को लागू किसी रूढ़जन या स्वीय विधि के अधीन किसी भी विवाहच्छेद पर दे थी, तो वह ऐसे आदेश को उस दशा में जिसपे ऐसी धनराशि ऐसे आदेश के पूर्व दी गई उस आदेश के दिए जाने की रद्द कर देगा, या किसी अन्य दशा में उस अवधि को यदि उसके पति द्वारा स्त्री के वास्तव में भरण पोषण प्राप्त कर लिया और समाप्त की तारीख रद्द कर देगा। अब क्लास में कहा गया, द woman has obtained a divorce from the husband that she had violently surrendered her right to maintenance on interim maintenance as the case may be after her divorce cancel the order from the date thereof। उस स्त्री ने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया और अपने विवाह विच्छेद के पश्चात अपने भरण पोषण, अंतिम भरण पोषण जैसी भी स्थिति व अधिकारों को स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया हो, तो वह आदेश की तारीख से उस ऑर्डर को रद्द कर देगा। अब क्लास 4 में कहा गया, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डावरी
by any person whom a monthly allowance for the maintenance and entry maintenance and any other has been ordered to be paid under section 125, the civil court shall take into account the sum which has been paid to recover by such person as monthly allowance for the maintenance and entry maintenance or any other as the case may be in pursuant of the said order। किसी भरण पोषण के आदेश को या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 125 के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए अथवा उनमें से किसी के द्वारा कोई मासिक संदाय किए जाने के आदेश दिए जाने पर वसूली के लिए डिग्री के समय सिविल न्यायालय उस राशि की गणना करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसार भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण तथा उनमें किसी यथास्थिति के लिए मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति को संदाय की जाती हो तो उस व्यक्ति के द्वारा वसूल की जा सकती है। यहाँ पर रिकवरी की बात कही है क्लास 4 में। अब इसके सेक्शन 128 में कहा गया इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि जिस ऑर्डर का इन्फोर्समेंट कैसे होगा। भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के कार्यों में खर्चे जैसे भी हो आदेश की प्रति जिसके पक्ष में दिया गया उसके संरक्षक को उस व्यक्ति इसके भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के भत्ता या कार्रवाई के खर्चे जैसी भी स्थिति हो दिया जाना चाहिए, निःशुल्क दे दी जाएगी। और ऐसे आदेश का परिवर्तन किसी ऐसे स्थान पर जहाँ व्यक्ति है जिसके विरुद्ध से आदेश दिया गया है कि मस्टेजर पक्षकार की पहचान के बारे में भत्ते या देय खर्चे जैसी विधि को न दिए जाने पर विशेष समाधान हो जाने पर किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेक्शन 126 लेकर 128 तक की जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग के बारे में जो यहाँ पर चर्चा की गई है, इसके आगे अपने नए अगले में लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के बारे में, यानी कि लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के बारे में क्या हमारी CRPC कहती है, इसके बारे में क्या उपयोगिता है, इसका कैसे जो है उपयोग हमारे CRPC के माध्यम से किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंत में आपसे सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देखें और समझने का प्रयास करें। यह आप ही के लिए है, आप ही के हित है। जय हिंद।